हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ के बारे में। बच्चों, स्टीफन कौन थे? जोसेफ स्टीफन के बारे में आपने सुना होगा। ये एक साइंटिस्ट थे जो रशियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखाया हूँ, देखिए यहाँ पे स्टीफन जोसेफ जो है एक रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया 1879 में, ठीक है, ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन होता है ना, उस पर वर्क किए और एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एनर्जी जो है पर सेकेंड जो है पर यूनिट एरिया से जो रेडिएट हो रहा था ब्लैक बॉडी के केस में, उनके बीच एक रिलेशन क्रिएट किए, एक रिलेशन बताया क्या किस तरह से रिलेट होता है। तो ये इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली जो है प्रूफ किया। और इन्होंने क्या किया, तो इसी थ्योरी को थ्योरिटिकली प्रूफ करके अपना नाम कमा लिए। कौन? लुडविग बोल्टमान। इसीलिए इन दोनों के नेम पे रखा गया, स्टीफन जोसेफ के नेम पे स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। ये दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका ये क्या किस तरह वर्क किए, ये एक्सपेरिमेंटली वर्क किए, ये थ्योरेटिकली वर्क किए, योगदान दोनों का है। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम बना स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। और ये जो है ना, आप क्लास 11th का चैप्टर जो है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर अगर पढ़ेंगे तो उसी में के अंदर ये उसी टॉपिक के अंदर जो है ये डिस्कस किया गया उस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो मैं इसके बारे में पूरा एक डिटेल में बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, और किस तरह से वर्क करता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये जो वर्क होता है, जिस तरह से आप सुने होंगे, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप सुनिए पहले हमारी बात को। सपोज कीजिए कि यहां पे ये जो है, यहां पे रखते हैं, ये क्या है, इस चीज को आप हीट करते हैं। कहीं भी किसी भी बॉडी को आप हीट करते हो। यहां से एक लैंप ले लिया और इससे क्या करते हैं, आप इसको हीट करते हैं। तो जब किसी बॉडी को आप आयरन को ही लेते हैं, आयरन को क्या किया आपने, हीट किया। हीट कर काफी देर तक कर रहे हैं। जब हीट जब करेंगे, इसको ऑब्वियस है कि इसकी टेम्परेचर क्या होगी, बढ़ेगी। जब टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा, तो यहां से क्या होगा, हीट के बाद एनर्जी जो है ना यहां से रेडिएट होना शुरू हो जाएगा। एनर्जी आपका रेडिएट होगा, ऑल डायरेक्शन में एनर्जी रेडिएट होगा। किसी भी चीज को अगर हम हीट करते हैं, आयरन को अगर आप हीट कर रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगा, कुछ देर के बाद क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगी, तो ये देखते हैं रेडिश, डल रेडिश हो जाता है। रेड होगा लेकिन डल टाइप का हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उससे हीट आपका रेडिएट होगा। जब हीट रेडिएट होगा और आप क्या किए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, ये गर्म महसूस होगा। कैसा फील होगा, हॉट। क्योंकि यहां से हीट जब रेडिएट होगी, तो आपको ये क्या होगा कि इसके एक गर्मी महसूस होगा, फील होगा आपको। और टेम्परेचर बढ़ाइए, ठीक है, टेम्परेचर को और इंक्रीज कर दिया, तो अब होगा क्या कि और ज्यादा आपको गर्मी महसूस होगा। यानी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि यहां से एनर्जी रिलीज हो रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है। एनर्जी रेडिएट हो रहा है इन द फॉर्म, है कि ना, एनर्जी रेडिएट हो रहा है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव के फॉर्म में आपको यहां से ई एनर्जी रेडिएट हो रहा है पर सेकेंड। पर यूनिट एरिया की अगर बात करें तो पर यूनिट एरिया की बात करते हैं, पर सेकेंड आपको ई एनर्जी रेडिएट हो रहा है। तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, जो टेम्परेचर जैसे से आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, एनर्जी उतनी तेजी से आपको पर सेकेंड ज्यादा रेडिएट होगा। और इनको ये फील होगा कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा गर्मी, ज्यादा से ज्यादा हॉटनेस फील होगा। इसका मतलब स्टीफन जोसेफ ने इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि कहीं ना कहीं एनर्जी और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है दोनों एक दूसरे से रिलेट है। इन्होंने, स्टीफन ने इसको एक्सपेरिमेंटली बताया, फिर बाद में थ्योरेटिकल इन्होंने प्रूफ किया। और ये देखिए, ये जिस तरह से हम किसी बॉडी को गर्म करते हैं और हीट यानी एनर्जी के फॉर्म में रेडिएट होती है, यही एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया किस पे, ब्लैक बॉडी पे। अब मैं आपको बताता हूं ब्लैक बॉडी पे किस तरह से वर्क किया, आप समझिए। देखिए इन्होंने क्या किया, किस पे वर्क किया, ब्लैक बॉडी पे।
ब्लैक बॉडी पे कैसे वर्क किया आप देखिए, मैं बताता हूं। इन्होंने क्या किया, यहां पे लिया एक तरह का ब्लैक बॉडी। देखिए ब्लैक बॉडी उसको बोलते हैं जो 100% एनर्जी को क्या करे, जो भी इनकमिंग यानी कोई भी 100%, ठीक है, एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर ले। जैसे कई भी इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट लाइट आ रही है, उसको 100% वो ऑब्जॉर्व कर लेगा, तो वो उसको हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोला जाता है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी उसको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा लैंप ब्लैक का नाम। लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक बेटा क्या होता पता है? लैंप ब्लैक क्या होता है, जब आप सुने होंगे गांव में किरोसिन लैंप होता है, जैसे लालटेन होता है ना, तो गांव में जो है ना एक लैंप होता है किरोसिन का। उसमें क्या होता है, उसमें मिट्टी का तेल दे दिए, उस पर शीशा ग्लास जो होता है आपका लैंप का इस तरह से रहेगा। अब उसमें क्या होता है, उसे जला करके हम लोग क्या करते, पढ़ते थे पहले के ज़माने में। तो जैसे किरोसिन का बाती जो उसमें जलती है ना, तो ग्लास की रहती है, तो क्या होगा कि जब रोशनी आएगा उसके बाद क्या होगा कि जैसे जलती है ना, तो ग्लास के अंदर में चारों साइड से वो ब्लैक कलर का क्या होगा, स्याही लग जाती है, उसमें कलर आ जाती है, ठीक है, और एक परत बैठ जाती है मोटी सा। वो 100% कहीं ना कहीं लैंप ब्लैक का एग्जाम्पल है, मतलब 100% ब्लैक बॉडी जो है का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ब्लैक बॉडी समझ में आया, 100% वो ब्लैक है, कहीं ना कहीं 99.99% अगर हम ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल हम वो दे सकते हैं, ठीक है। तो लैंप ब्लैक जो होता है ना, वो काला रंग का जो स्याही होते हैं ना, जिसको काजल बोलते हैं, ठीक है, वो 100% ब्लैक बॉडी है, ठीक है। वो क्या करता है कि सारी एनर्जी को, सारे इंसिडेंट रे को वो ऑब्जॉर्व कर लेता है 100%। यही तो कारण है कि काला कपड़ा हम पहनते तो गर्मी में तो क्यों गर्मी लगती है, क्योंकि 100% ब्लैक कलर जो है ना ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ कि एक ब्लैक बॉडी 100% उसी को, और उसकी इमिसिविटी जो है ना 1 होता है। अगर जब भी ब्लैक बॉडी 100% है तो इमिसिविटी उसकी क्या होगी, 1 होगी। देखो इमिसिविटी जो होता है ना, ई की वैल्यू आपको क्या आता है, इमिसिविटी जो है ना, जिसको हम लोग कई बार ना एप्सिलॉन से भी डिनोट करते हैं, कई बार ई से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, 0 से लेकर के 1 तक होगा। जब 1 होगा तो 100, अगर ई की वैल्यू 1 हो गया तो समझ लो प्योर परफेक्टली ब्लैक है। क्या है, परफेक्टली ब्लैक है, ध्यान रखिएगा, परफेक्टली 100% ब्लैक है, तभी उसको इमिसिविटी 1 होगा। अगर जब परफेक्टली ब्लैक नहीं है तो 0 से 1 के बीच में आपका वेरी करेगा, ये याद रखिएगा। तो मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा था कि ब्लैक जो होते हैं ना, वो 100% एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। मैं क्या करता हूं, यहां पर देखो, ये आपका क्या है, ब्लैक है, कल ब्लैक बॉडी है। तो जब ब्लैक बॉडी होता है ना, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसका मान लो पूरी कंप्लीट का एरिया जो है ए है, एरिया आपका ब्लैक बॉडी का एरिया ए है। अब मान लिया जाए अभी ये ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी मान लिया जाए यहां से क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, इस पार्ट से एनर्जी आपका रेडिएट कर रहा है, ठीक है। जैसे से टेम्परेचर इसको बढ़ाएंगे तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी रिलीज होगी। आप टेम्परेचर को गर्म करोगे, हीट इससे क्या होगा, ब्लैक बॉडी से हीट क्या होगा, रेडिएट होगा, निकलेगा। तो स्टीफन साहब ने क्या किए, ये एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, ये एनर्जी पर सेकेंड की बात कर रहा है, एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड। वो कहीं ना कहीं बोला कि एनर्जी जो है यहां से जो रिलीज होगी पर सेकेंड, वो कहीं ना कहीं रिलेट हो रही है। किस तरह रिलेट हो रहा है, एनर्जी बोला है रिलीज हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का पावर फोर्स से, ये रिलेशन है। यहां ई क्या है, एनर्जी है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी रेडिएट, एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड, ई ये है, एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड की बात बता रहा हूं, ठीक है। यानी 1 सेकेंड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी का पावर 4, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर का पावर 4 में। दूसरी बात, इन्होंने एक और काम क्या किया, जैसे अभी मान लिया जाए बॉडी हमारा, देखो अगर हमारे पास
बॉडी का अगर साइज जितनी छोटी होगी उतनी कम एनर्जी रिलीज होगा, ऑब्वियस है। अब ये बॉडी को हम क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, तो अब क्या होगा, इधर भी निकलेगा, चारों साइड एनर्जी निकलेगा, ठीक है, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। तो इसका मतलब उन्होंने एक और रिलेशन दिया कि जिसकी साइज जितनी ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी क्या करेगी, रेडिएट करेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी पर सेकेंड जो है रेडिएट होगा वो साइज पे भी डिपेंड करेगा। तो साइज का मतलब क्या होगा, साइज का मतलब कहीं ना कहीं एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। ये एनर्जी ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, एनर्जी पर सेकेंड है। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम मिला दे, ठीक है, तो फ्रॉम, यहां से आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को मिला देते हैं, तो हमारा एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए इंटू टी का पावर 4 होगा। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हम लोग लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा ए टी का पावर 4। ये ई क्या है, रेडिएट एनर्जी पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिग्मा ए टी का पावर 4, ये स्टीफन साहब ने यहाँ पे लॉ दिया, टी का पावर 4। तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना, ये है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। इसको ये है, ये ई कैपिटल ई एनर्जी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एनर्जी रेडिएट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का पावर। यहाँ पर हम क्या लिखें, एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है। तो एरिया आ गया, एरिया से मल्टीप्लाई हो गया, अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिलेट हो रहा है, समझ रहे बातों को। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको जैसे आप सिर्फ टोटल एनर्जी लिखना चाहते हैं, ये टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी के लिए ए से डिवाइड इनटू कर देना। तो ई इक्वल टू अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, आप समझिए पहले। अभी आपने जो भी फार्मूला सीखा है इस चीज को समझिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सपोज कीजिए यहां पर लिख रहा हूं E इज इक्वल टू सिग्मा ए टी का पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ना एनर्जी जो है, ये एनर्जी पर सेकेंड, ये एनर्जी, ठीक है, रेडिएट, एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड, ये हुआ एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड हुआ। अगर मैं ऐसे लिखूं सिग्मा टी का पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी, क्योंकि एरिया से आपने क्या किया होगा, डिवाइड कर दिया होगा, तभी तो ये आया। तो एनर्जी रेडिएट, ठीक है, पर यूनिट एरिया, पर सेकेंड, अगर समझ, यूनिट पर यूनिट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, या पर सेकेंड पर यूनिट एरिया बोलिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका मतलब यहाँ पे E इक्वल टू सिग्मा ए का टी का पावर 4, यहाँ पे क्या हो गया E बाय ए, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा टी का पावर 4। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा टी का पावर 4 इंटू ए इंटू टी। क्या हुआ, यहां पे पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नहीं चलेगा, यहां पे बस टोटल एनर्जी हो गया पूरी, एक नहीं, यहां पर टोटल एनर्जी हो गया। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, सिग्मा टी का पावर 4, यहाँ पे ए मतलब टोटल एरिया और टी को मतलब टोटल टाइम इन सेकेंड, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे बस यहाँ पे लिखना है एनर्जी रेडिएट, यहाँ पे रेडिएट, एनर्जी रेडिएट। तो आपके एग्जाम में आपको किस तरह से रह सकता है, आपको इस फॉर्म में भी रह सकता है, इस फॉर्म में भी रह सकता है, इस फॉर्म में भी रह सकता है। तो आपको तीनों फॉर्म में आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है। वहां पर अच्छे से समझना कि वहां के पेपर में दिया क्या है, उसके बेसिस पे आप वर्क करना, ठीक है। अब आपको दिमाग में रहेगा कि सर सिग्मा क्या है, तो सिग्मा जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। आप इसके बारे में समझिए कि ये लॉ इसी पर बेस्ड है कि दिस लॉ स्टेट दैट द टोटल एनर्जी इमिटेड बाय परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यही बात को बता रहा है, यानी इस फॉर्म में जो है ये फॉर्मूला जो है इस पे बेस्ड है, ठीक है। और सिग्मा के बारे में आपको पता चल चुका है, सिग्मा क्या है आपको मैं बता दिया हूं। सिग्मा देखिए यहाँ पे
सिग्मा का वैल्यू जो है ना, ये एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, सिग्मा का जो वैल्यू है यहाँ पे, सिग्मा जो है आपका कितना दिया हुआ है, 5 ठीक है 6 7 × 10⁻⁻8 ठीक है W/मीटर स्क्वायर और K⁻⁻4 ठीक है। तो ये ध्यान ये रखना है, यहाँ जो सिग्मा की वैल्यू दी हुई है आपको ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये सिग्मा क्या है। तो ये देखिए वाट में है, ये W का मतलब वाट में है। अब इसको वाट क्या होता है, जूल। अब इसको लेके चले जाओ जूल जूल पर मीटर स्क्वायर में, तो आप इसको लिख दोगे 5.67 × 10⁻⁻8 जूल। जूल लिख दो, जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर। इधर हो गया इंटू सेकेंड, यही तो होगा, इंटू सेकेंड इंटू K⁻⁻4। ये भी आप लिख सकते हैं सिग्मा का वैल्यू। तो सिग्मा का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लिया एनर्जी का फॉर्मूला आपको हो गया, जैसे ई एनर्जी की जो है आपका, मान लिया जाए एनर्जी, ये एनर्जी है एनर्जी पर यूनिट, ऐसे लिखिए ना, ये एनर्जी जो है आप लिखोगे सिग्मा T⁴। ये एनर्जी है, एनर्जी रेडिएट पर सेकंड पर यूनिट, पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ठीक है, इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। अगर मान लिया जाए परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगा तो इमिसिविटी का वैल्यू 1 होगा, लेकिन जब परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है तो आप इसमें क्या करना, इमिसिविटी ई से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इमिसिविटी ई से मल्टीप्लाई, अब ई की वैल्यू क्या होगा कि आपको वेरी करेगा कहां से, ई जो है आपका 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। जब ये परफेक्टली, ये क्या कब होगा, नॉट परफेक्टली ब्लैक, नॉट परफेक्टली ब्लैक, जब परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तब आपका ये फॉर्मूला होगा। और जब परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो तो बस, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा T⁴, ठीक है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो ई इक्वल टू एफ इमिसिविटी सिग्मा T⁴। आगे समझ, तो ये एनर्जी पर यूनिट पर सेकेंड एरिया, पर यूनिट एरिया और पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया एनर्जी रेडिएट हो रहा है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद अगर यहां तक आप समझ गए, कई बार आपको जानते हैं ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं। कुछ एनर्जी अगर ऑब्जर्व हो जाती है ब्लैक बॉडी के द्वारा, ठीक है, तो सारे एनर्जी रिलीज तो होगा नहीं, तो वहां पे ई इक्वल टू लिखना सिग्मा T⁴ माइनस सिग्मा T⁴। तो यहाँ पर सिग्मा लिख दिया, T⁴ माइनस T⁴, ये एनर्जी आ जाएगा। ये भी याद रख सकते हैं, इसको अंदर लिख लीजिए, इफ अ ब्लैक बॉडी, लिख लीजिएगा फटाफट, इफ अ ब्लैक बॉडी इज इन अ enclosure at a temperature T0, enclosure at a temperature T0, then the rate at which, the black body absorb radiation from enclosure is sigma into T⁴ क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू T⁴, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। then the net loss of energy, net loss of energy by the black body per unit time per unit area is equal to, ये net loss of energy है, net loss of energy, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये है, लेकिन सेकेंड में लेना, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, आपने ये फॉर्मूला लिख लिया। अगर वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है तो इमिसिविटी से आप मल्टीप्लाई कर देना, यानी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होगा ना तो सिग्मा इंटू एफ ई, इमिसिविटी कई बार ई से भी लिखते हैं, कभी एप्सिलॉन से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है, और T⁴ माइनस T⁴, आप ये भी लिख सकते हैं। ये कब होगा, नॉट ब्लैक बॉडी, जब परफेक्टली 100% ब्लैक बॉडी नहीं है तब आप यूज करना ये, और ये तब यूज करना जब 100% ब्लैक बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक, तो ई सिग्मा
ई की वैल्यू 1 हो गया तो 1 से मल्टीप्लाई हो हुआ है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक अगर आपका क्लियर है तो अब चलते हम लोग एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, उसके बाद आपका जो है काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन दी हुई है बोर्ड पे बच्चों। चलिए चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये जेई का क्वेश्चन है, जेई में 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है, कह रहा है, पहले समझिए। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सन वेयर इंक्रीज फ्रॉम टी टू 2t, इट्स रेडियस फ्रॉम आर टू 2r। ठीक है, रेडियस आर से 2r हो गया, टेम्परेचर टी से 2t हो गया। देन द रेशियो ऑफ एनर्जी रिसीव ऑन द अर्थ टू व्हाट इट वाज, ठीक है, प्रीवियसली विल बी, पहले क्या था। ठीक है, तो अब बताओ आप क्या कर रहा है। टेम्परेचर पहला का टेम्परेचर स्टार्टिंग में तो टी था, बाद में T2 हो गया। ठीक है, पहले का जो है रेडियस रेडियस आर था, बाद में 2r हो गया। तो आपको होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टीफन जोसेफ लॉ या स्टीफन बोल्टमान लॉ, क्या होगा, हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टीफन लॉ, ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहता है, E1/E2 इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा टी का पावर 4 इंटू ए इंटू टी, यही होगा ना। ठीक है, टाइम को तो फिक्स कर दिया, यहाँ A1 एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ T1 टेम्परेचर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर सिग्मा T2 का पावर 4 E2 इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सिग्मा लिखूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखो सिग्मा T1 टेम्परेचर है, तो T की जगह पे T1 की जगह T रख दो, T का पावर 4। फिर यहाँ पे एरिया क्या है बताओ, एक स्फेयर की तरह होता है नहीं, तो स्फेयर का एरिया क्या होता है, स्फेयर का एरिया होता है 4πr²। तो यहाँ पे लिख दो 4πr²। ठीक है, इंटू टी वही रहेगा। नीचे क्या हो जाएगा, सिग्मा 2t का पावर 4 इंटू 4π2r का स्क्वायर इंटू टी। अब यहाँ से बच्चों क्या होगा कि आप देखो यहाँ सारे कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप रेशियो निकाल लो, कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/2 को पावर 4 इंटू 1/2 को पावर 2, ये कितना हो जाएगा 2 को पावर 6 यानी 1/64। इसका मतलब हुआ कि हमें क्या पूछ रहा है, पहले क्या था, तो E1/E2 आया ना 1/64, तो हमें क्या है इसका मतलब E2/E1 का रेशियो चाहिए ना, हमें तो यही तो चाहिए E2/E1 का रेशियो। ये व्हाट, तो E2 यानी पलट दो इसको। ठीक है, तो ये क्या होगा 64/1, तो इसका मतलब ये हुआ कि E2:E1 का जो रेशियो होगा वह 64:1 का होगा। तो इसका मतलब हुआ कि या आप ऐसे लिख सकते हो कि E2/E1 इजकल टू प्रीवियसली कितना है तो 64। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और इस तरह से आपको क्वेश्चन को हैंडल भी करना है। ठीक है, कई बार आपको यहाँ पे याद रखना कि एनर्जी एनर्जी का रेडिएट का पूछ देना, एनर्जी पर सेकंड कितना रेडिएट हो रहा है, तो सिग्मा टी का पावर 4 इंटू एरिया ले लेना। कई बार पूछेगा कि नहीं बताओ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, तो सिग्मा टी का पावर 4 लिखना। कई बार पूछे एनर्जी बताओ जी पर हमें टोटल एनर्जी चाहिए, ठीक है, पर सेकंड पर यूनिट एरिया, पर सेकंड पर यूनिट एरिया नहीं चाहिए, तो आप लिखना सिग्मा टी का पावर 4 एरिया से मल्टीप्लाई करना और टाइम से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये भी हो गया। ये सब किसके लिए है, ये सब फॉर्मूला है आपको ब्लैक बॉडी के लिए, 100% जो ब्लैक बॉडी है। जहाँ 100% ब्लैक बॉडी नहीं होगा तो इसी में फॉर्मूला में आप क्या करना, यहाँ पर ब्लैक बॉडी नहीं होगा तो ई से मल्टीप्लाई करना, सी टिग्मा का पावर 4, फिर ये भी हो जाएगा ई सिग्मा टी का पावर 4
ठीक है, ये सब हो जाएगा, यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, नीचे वाला हो जाएगा यहाँ पे ई सिग्मा टी का पावर 4 इंटू ए इंटू टी। तो जहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा उस तरह से आप यूज करना, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको स्टीवंस लॉ, बोल्टमान्स लॉ जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। और इसी तरह से जो है इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है। तो मैंने विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को भी बता दिया है, कुल न्यूटन्स कूलिंग्स लॉ पे भी वर्क कर दिए हैं, और आज हमने देख लिया कि किस तरह से ब्लैक बॉडी का रेडिएशन, जो एनर्जी रेडिएट होती है पर यूनिट एरिया से पर सेकेंड में, वो एब्सोल्यूट सम प्रेशर से किस तरह से रिलेट होता है, उस पर भी वर्क कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, ठीक है, नई कंसेप्ट के साथ। और आप करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर में हमारे यहाँ पर जेई नीट फाउंडेशन और सीयूटी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, दिल्ली में हमारे ब्रांचेज है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट करियर प्लेटफॉर्म।